हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेसिंग, एक बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। ये स्टोरी है 4 मार्च 1946 की। ये स्टोरी है ब्राजील की और वहां के एक रूरल टाउन जिसका नाम था अरासारी गुआमा। वहां के बहुत सारे रेजिडेंट्स ने बहुत सारा खाना, बहुत सारे ड्रिंक करने के लिए चीजें अपने साथ पैक कर ली थी और अब उन्हें साउथ की तरफ एक बड़े शहर में जाना था। वहां पर जाकर वो कार्निवल के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने वाले थे। अभी जो फेस्टिवल था वो इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसमें वो खुलकर खा सकते थे, पी सकते थे, अच्छा खाना खा सकते थे, क्योंकि इसके बाद इनको एक रिलीजियस फास्टिंग पीरियड से गुजरना था। इनमें से एक रेजिडेंट ऐसा था जिसने इस फेस्टिवल को ना ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। इस व्यक्ति का नाम था जेओ प्रेस्टीज फिलो। ये 44 ईयर्स ओल्ड था। ये एक फार्मर था और उसके 5 बच्चे थे। वो एक बहुत ही शांत रहने वाला इंसान था। उसको इस तरह के कार्निवल्स, इस तरह के फेस्टिवल्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो ऐसी जगहों पर जाकर बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाता था। उसको वहां की भीड़ भाड़, वहां के शोर शराबे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। यहां तक कि उसको डांस करने से भी बहुत ज्यादा नफरत थी और इस कारण से वो इस तरह के फेस्टिवल्स को इग्नोर करता था। वो चाहता था कि ये जो स्पेयर टाइम उसको मिला है वो नेचर के साथ गुजारे। और जब इसी कारण से जोआओ के फ्रेंड्स, उसकी फैमिली और गांव के बाकी लोग वहां से चले गए, एक तरह से वो गांव खाली हो गया, तब जोआओ ने और उसके एक बेस्ट फ्रेंड ने डिसाइड किया कि वो कुछ और करेंगे। इन दोनों ने जोआओ के हॉर्स को लिया। उसमें कार्ड भी लगी हुई थी। उन लोगों ने उसमें अपना सामान भरा और उसके बाद कच्चे रास्तों पर चलते हुए वो पास के जंगलों की तरफ चले गए। वहां पर टिएटे रिवर बहती थी। उसी के किनारे ये लोग रुक गए और सारा दिन वहीं पर गुजारा। इन लोगों ने वहां पर फिशिंग की। अपनी फिश लाइंस इन लोगों ने लगा दी थी। वहां पर इन लोगों को कैटफिश वगैरह मिली। इसके अलावा वहां पर सारा दिन इन लोगों ने चिड़ियाओं के चहचहाने की, उनके गाने की आवाजें सुनी। वहां पर बहुत सारे पैरेट्स थे। वो दिन बहुत ही ब्यूटीफुल था और उस दिन बहुत अच्छी धूप खिली हुई थी। इन लोगों के लिए ये एक बहुत ही परफेक्ट डे था। इन लोगों को इसी तरह के दिन पसंद आते थे, यानी कि ये नेचर से प्रेम करने वाले लोग थे। अब जैसे जैसे दिन ढल रहा था, इन दोनों को पता था कि ये एक रेन फॉरेस्ट है और ये दिन में तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन रात के समय ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बहुत सारे जंगली जानवर रात को बाहर निकल आते थे और इसी कारण से यहाँ से समय से वापस जाना बहुत जरूरी था। इन लोगों ने जितनी भी फिश वगैरह कैच की थी उन सबको पैक कर लिया। इन सबको जोआओ के कार्ट में भर लिया और उसके बाद ये दोनों भी उस कार्ट में बैठ गए और वापस घर की ओर चलने लगे। फिर ये दोनों एक दोराहे पर पहुंचे, यानी कि वहां से दो रास्ते जाते थे। अब यहाँ पर जोआओ का जो बेस्ट फ्रेंड था वो कार से नीचे उतर गया और पैदल चलता हुआ एक और जाने लगा, क्योंकि अब उसका घर दूसरे रास्ते पर था। असल में इसके दोस्त का घर शहर से बाहर था, यानी कि टाउन के बाहर था। अब जोआओ ने अपने फ्रेंड को गुड बाय बोला और वो सीधा अपने कार्ट में बैठकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। इस समय तक सूरज पूरी तरह से ढल चुका था। पूरी तरह से बाहर अंधेरा हो चुका था और अब इसको कच्चे रास्ते पर चलते हुए फाइनली अपने घर तक जाना था। आपको याद ही होगा कि ये 1946 का समय है। भले ही ये जो इनका टाउन था बहुत ही ब्यूटीफुल था, लेकिन कोई मॉडर्न जगह नहीं था। यहाँ पर कोई रनिंग वाटर नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, सीवेज नहीं था, पक्के रास्ते नहीं थे, यानी कि कोई भी ऐसी मेन रोड्स नहीं थी जिसमें आप आसानी से चल सकें। इसके अलावा उस समय यहाँ पर किसी के भी घर में, किसी के भी पास टेलीफोन नहीं था। ये एक सिविलाइजेशन का ऐसा पैच था जिसमें करीब 100 लोग रहा करते थे। इस गांव के बीचों बीच एक चर्च था और इसके अलावा छोटी मोटी झोपड़ियां थी जो कि आसपास बनी हुई थी। जोआओ और उसकी फैमिली भी इसी प्रकार की एक हट में रहा करती थी। जनरली जो जोआओ था उसको इस रास्ते में ट्रेवल करने में या पैदल चलने में बहुत ही अच्छा लगता था, स्पेशली रात के समय, क्योंकि वो ऊपर तारों को देखा करता था, एनिमल्स की आवाजें आती थी फॉरेस्ट में से, और ऐसी रातें उसे बहुत ज्यादा पसंद थी। लेकिन इस रात जोआओ बहुत ज्यादा एंशियस था। उसको कहीं ना कहीं एक बैड फीलिंग आ रही थी अपने अंदर से। उसको लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि इस समय ये जो टाउन है ये ऑलमोस्ट खाली है, क्योंकि हर कोई पास के कार्निवल में गया हुआ था। एक तरह से उसका ये जो टाउन था ये एक घोस्ट टाउन बन चुका था। इस समय जो को दूर से चर्च नजर आ रहा था। अब ये चर्च उससे करीब 200 फीट की दूरी पर था और उसके पास ही इसका घर भी था।
लेकिन अब बार बार इसको ऐसा लगने लगा था कि शायद उसको कोई देख रहा है, और उसने इसी कारण से जंगल में देखना शुरू कर दिया। उसे लग रहा था कि शायद कोई इंसान हो आसपास, या हो सकता है कि कोई जानवर हो। वो देखना चाहता था कि आखिर आसपास है कौन। लेकिन जुआओ को आसपास कोई भी नजर नहीं आया। पूरी तरह से शांति थी, और कुछ ज्यादा ही शांत थी वो रात। अब फाइनली जुआओ को उसका छोटा सा घर दिखने लगा था, और उसको ये भी दिख गया था कि उसकी वाइफ ने जानबूझकर एक विंडो को थोड़ा सा खुला छोड़ दिया है, ताकि जोआओ क्रॉल करके उस घर में एंटर कर जाए। और जो बाकी पूरा घर था वो उसकी वाइफ ने बाहर से लॉक कर दिया था। जोआओ बहुत ज्यादा शांत रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहा था। उसको बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसको देख रहा है। लेकिन जब फाइनली उसको विंडो दिख गई और उसने ये पाया कि अपने घर के वो बहुत ही पास है, तो उसने अब अपनी कार्ट के घोड़ों को दौड़ाना शुरू कर दिया। वो फटाफट बाकी का रास्ता तय करना चाहता था। फाइनली वो अपने घर के बाहर पहुंच गया। वो एकदम तेजी से अपनी कार्ट से नीचे उतरा, और फाइनली अब वो क्रॉल करके अपने घर के अंदर एंटर हो चुका था। उसने ये जो विंडो थी अपने पीछे बंद कर दी थी, और ऐसा करते ही वो बहुत ज्यादा रिलीव्ड, बहुत ज्यादा शांत महसूस करने लगा। अब वो अपने लॉक्ड और क्लोज्ड डोर्स के अंदर था। उसको बहुत सेफ फील हो रहा था। लेकिन ये एहसास बहुत देर तक कायम नहीं रह सका। थोड़ी देर के बाद ही उसको एक बार फिर से सेंस होने लगा कि जैसे कि कोई उसके आसपास है और कोई उसको देख रहा है। अब ये जो जोआओ नाम का व्यक्ति था, ये काफी सुपरस्टिशियस था, बाकी सारे विलेजर्स की तरह ही। यहाँ पर एक बहुत पुरानी कथा प्रचलित थी, क्योंकि इनके गांव के पास ही एक बहुत ही पुरानी और अबंडेंड माइन मौजूद थी। और जोआओ और उसके साथी बचपन से ही ये स्टोरी सुनते आ रहे थे कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर रहा करता है, यानी कि उस माइन में और जंगल के आसपास, जो कि रात को बाहर निकलता है और उनके आसपास घूमता है, यानी कि गांव में और गांव के आसपास घूमता है। इसके अलावा जो गांव के बूढ़े लोग थे, वो एक सरपेंट के बारे में बात किया करते थे जिसका नाम था बॉय टाटा। उसके बारे में कहा जाता था कि वो रात को बाहर निकलता है, और ये जो सरपेंट है इसके मुंह से आग निकलती है। तो इस समय जो आओ के मन में ये सारे डीमंस, ये सारे घोस्ट मॉन्स्टर की कहानियां चल रही थी। और इस समय क्योंकि वो पूरी तरह से अकेला था, इसलिए उसको बहुत ज्यादा सेफ फील नहीं हो रहा था। अब उसने धीरे धीरे पैनिक करना शुरू कर दिया। उसको ऐसा लग रहा था, अब अंदर से पूरा उसको यकीन होने लगा था कि जो भी उसको देख रहा है, जो भी उसके आसपास है, वो उसकी विंडो के ठीक बाहर है। अब वो पीछे पलटा। उसने डिसाइड किया कि वो विंडो से बाहर देखेगा। उसको ऐसा लग रहा था कि बाहर उसको कोई ना कोई व्यक्ति नजर आएगा, या हो सकता है कोई जैगुआर हो, कोई दूसरा एनिमल हो, जो कि उसको जंगल से फॉलो करता हुआ उसके पीछे पीछे आया हो। तो अब उसने धीरे से विंडो के बाहर देखा। थोड़ी देर में उसकी आंखें अंधेरे की अभ्यस्त हो गई थी, और उसको साफ साफ खिड़की के बाहर दिखाई दे रहा था। जो कुछ उसने उस दिन अपनी प्रॉपर्टी पर, अपनी विंडो के बाहर देखा, वो इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि कुछ सेकंड्स के लिए जोआओ सांस भी नहीं ले पाया। वो बस वहां खड़ा रहा, उस चीज को घूरता रहा, और उसके बाद उसने अपने हाथ ऊपर उठाए अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। इसके कुछ मिनट्स के बाद अब जोआओ फाइनली अपने फ्रंट डोर से बाहर निकला, लड़खड़ाता हुआ। ये एक बहुत ही काली अंधेरी रात थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। और जुआओ ने अपने चारों ओर एक बहुत बड़ा ब्लैंकेट लपेटा हुआ था। ये ब्लैंकेट उसने पहले लपेटा हुआ नहीं था। वो बुरी तरीके से चीख रहा था, और पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहा था, जो कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब इसी तरीके से चिल्लाता हुआ, बड़बड़ाता हुआ वो जिगजैग पैटर्न में भागने लगा। समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जा रहा है। शायद उसका कोई क्लियर डेस्टिनेशन था ही नहीं। वो बस माइंडलेसली भाग रहा था, पूरे गांव में इधर उधर भागता जा रहा था। और जब वो भाग रहा था, इधर उधर जा रहा था, तब उसके पैरों में शूज नहीं थे। वो बस ऐसे ही भाग रहा था। और क्योंकि वो नंगे पैर था, इसी कारण से उसके जो पैर थे वो कभी नुकीले पत्थरों पर पड़ रहे थे, कभी कांच पर पड़ रहे थे, और कभी किसी और चीज पर पड़ रहे थे। इस कारण से उसके जो पैर थे वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुके थे, जगह जगह से कट गए थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसकी उसको कोई परवाह ही नहीं है, वो नोटिस ही नहीं कर रहा था इन सारी चीजों को। इसके इधर उधर भागने से, इस तरह से बड़बड़ाने से एक बहुत ही ह्यूज सीन क्रिएट हो गया था। लेकिन उसको रोकने के लिए, संभालने के लिए वहां पर कोई भी नहीं था, क्योंकि फिलहाल ये घोस्ट टाउन था। अब वो इस विलेज में इधर उधर भागता रहा। लेकिन इवेंचुअली जोआओ ने अपने आप को थोड़ा बहुत संभाल लिया था।
थोड़ी देर के बाद उसने अपनी बहन मारी के घर की तरफ जाने का डिसीजन लिया, क्योंकि उसने दूर से देखा कि मारी के घर के अंदर एक लैंप जल रहा है। तो उसको ऐसा लगा कि शायद कोई ना कोई उसके घर में है, हो सकता है उसकी सिस्टर मारी घर में ही हो, या फिर ये भी हो सकता था कि शायद वो फेस्टिवल से वापस आ गई थी। हालांकि सच ये था कि मारी उस फेस्टिवल में गई ही नहीं थी, क्योंकि उसको भी इस तरह की जो बिग गैदरिंग्स थी वो पसंद नहीं आती थी। उसने घर में ही रहने का डिसीजन लिया था। तो इस समय मारी अपने किचन में थी, और तभी उसको बाहर से आती हुई ये चीखों की आवाज, ये बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी। उसको ऐसा लगा कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति इस तरह से नशे में बाहर घूम रहा हो, या ये भी हो सकता था कि बाहर कोई जानवर हो। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाजें आखिर निकाल कौन रहा है। तभी अचानक से मारी के फ्रंट डोर को कोई बहुत जोर जोर से खटखटाने लगा। ये सुनकर मारी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा घबरा गई। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतनी रात को उसके घर में कौन आ सकता है। तब उसने डिसाइड किया कि वो विंडो से जाकर देखेगी कि बाहर कौन है। जब उसने विंडो पर जाकर देखा तो उसने पाया कि उसका ब्रदर यानी कि जोआओ बाहर खड़ा था उसके दरवाजे पर। उसने एक बड़ा सा ब्लैंकेट अपने चारों ओर लपेटा हुआ था, और उसके पैरों से बुरी तरीके से खून बह रहा था। इसके अलावा वो बहुत जोर जोर से पूरा दम लगाकर चीख रहा था, लेकिन उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी, बस वो बैबलिंग कर रहा था। अब मारी ने डिसाइड किया कि वो दरवाजा खोलेगी और अपने भाई को अंदर बुला लेगी। अभी मारी दरवाजा खोलने जाने वाली थी, तभी अचानक से उसका भाई पलटा, और उसने विंडो पर खड़ी हुई अपनी बहन मारी की ओर देखा। जब उसने मारी की ओर देखा तो मारी के मुंह से चीख निकल गई। उसके भाई की आंखें बहुत ज्यादा एलियन लग रही थी। वो कोई और ही इंसान नजर आ रहा था। उसकी आंखें बुरी तरीके से खुली हुई थी और अनफोकस्ड थी। इसको मन में ऐसा लगने लगा कि शायद ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा भाई नहीं हो सकता, और अगर ये मेरा भाई है तो इसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसको दरवाजा खोलना ही था, क्योंकि आफ्टर ऑल वो उसका भाई था। तो अब वो दरवाजे की तरफ जाती है, दरवाजा खोलती है। जैसे ही दरवाजा खोलती है, जो क्योंकि दरवाजे पर ही टिका हुआ था, वो रूम में सीधा अंदर गिर जाता है। अब जमीन पर गिरे हुए वो तड़पने लगता है। लगातार वो चीखता जा रहा था और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, और जो वो बोल रहा था वो इंसानी भाषा नहीं लग रही थी। अब मारी उससे पूछने लगी कि क्या हो गया, क्या हो गया, तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ है, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। लगातार वो उसको स्कैन भी करती जा रही थी, और उसने पाया कि उसके फीट पर, उसके पैरों पर हर जगह कट्स थे, लेकिन बाकी उसके शरीर पर और कोई भी इंजरीज नहीं थी। अब मारी नीचे घुटनों के बल बैठ गई। उसने जुआओ को पकड़ा और उसको रोकने की कोशिश करने लगी। वो चाहती थी कि वो इतनी बुरी तरीके से तड़पे ना, थोड़ा सा कंट्रोल में आए। वो उससे कन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रही थी। उसी समय जुआओ पलटा और उसने सीधा मारी की आंखों की तरफ देखा। अभी भी जो जुआओ की आंखें थी वो बहुत ज्यादा वाइल्ड थी, अनफोकस्ड थी, और वो अभी भी बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा था। अब जुआओ का मुंह थोड़ा सा खुला और उसके दांत नजर आने लगे। जैसे ही मारी ने उसको देखा, एक बार फिर से वो भय से कांप गई। उसको बहुत ज्यादा डर लगा। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ है। अब वहां से मारी उठ गई। उठकर वो जुआओ से थोड़ा दूर जाने की कोशिश कर रही थी। जुआओ अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था, उसके दांत दिख रहे थे, और अपने मुंह से वो हिस हिस की आवाजें निकाल रहा था, जिस तरह से सांप निकालते हैं। अब मारी वहां पर खड़ी होकर ये देखने लगी कि शायद उसका भाई उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। जब उसने ध्यान से सुना तो उसने सुना कि जोआओ रिपीट कर रहा था, इट बर्न्स, इट बर्न्स, यानी कि मैं जल रहा हूं, मैं जल रहा हूं। अब मारी को लगा कि शायद उसका भाई किसी कारण से जल गया है। उसने तुरंत ही अपने भाई के ब्लैंकेट को हटाया, उसके कपड़े उठा उठा कर देखने लगी कि वो कहां पर जला है। शायद वो जल गया है किसी कारण से, वो उसको राहत पहुंचाना चाहती थी। लेकिन उसको उसके शरीर पर कोई भी जलने के निशान नहीं मिले। सिर्फ उसके पैरों पर बहुत सारे कट्स के निशान थे जिनसे खून बह रहा था। उसके भाई की बॉडी टोटली नॉर्मल लग रही थी। वो एकदम अनहर्ट लग रहा था, और उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही थी। अब उसने सीधा जोआओ से क्वेश्चंस पूछना शुरू किया। वो चाहती थी कि जोआओ खुलकर उसे बताए कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इस बार उसने नोटिस किया कि जोआओ के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि भले ही उसके शरीर पर कोई भी इंजरीज नहीं थी, लेकिन अब जोआओ का कॉम्प्लेक्शन चेंज होने लगा था, स्पेशली उसके चेहरे का। जोआओ के जो चीक्स थे वो डार्क पर्पल होने लगे थे, और ऐसा लगने लगा था कि उसका पूरा का पूरा चेहरा सूजने लगा है। अब मारी को पता था कि इस सिचुएशन को वो हैंडल नहीं कर सकती। वो उठकर खड़ी हुई। वो धीरे धीरे जोआओ से दूर हटने लगी, पीछे जाने लगी।
अभी भी जो जोआओ था वो अपने पूरे के पूरे दांत एक्सपोज कर रहा था और उसके मुंह से हिस हिस की आवाजें आ रही थी और उसका जो चेहरा था वो और ज्यादा पर्पल होता जा रहा था। फाइनली मारी पीछे हटते हुए दरवाजे से बाहर निकली और उसने टाउन में एक तरफ भागना शुरू कर दिया। मारी को पता था कि इस टाउन के दो और ऐसे लोग हैं जो कि घर पर ही रुके हुए हैं, वो फेस्टिवल में नहीं गए हैं। ये दो लोग थे, एक तो टाउन का डॉक्टर और एक टाउन का शेरिफ। जो डॉक्टर था उसका नाम था अरासी गुमीजी। ये दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे के पड़ोसी थे और इनके घर आसपास ही थे। अब मारी इन दोनों के घर के फ्रंट डोर पर पहुंची, दोनों का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगी। वो दोनों बाहर निकले और मारी ने उनको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की कि उसके भाई के साथ क्या हो रहा है। उसके पास ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने बताया कि बस मुझे आप दोनों की हेल्प चाहिए। ये सुनकर दोनों ही व्यक्ति उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गए और ये तीनों अब मारी के घर में वापस लौटे। इधर ये जो जोआओ था, इनको इन्होंने पाया कि ये अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था और बुरी तरीके से तड़प रहा था, जैसे कि उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो। मारी को गए हुए और वापस आए हुए 2 4 या 5 मिनट ही हुए होंगे, लेकिन उसने आने के बाद देखा कि ना सिर्फ इस समय जोआओ के गाल, उसका चेहरा ही पर्पल है, बल्कि उसका चेस्ट, उसकी बाहें, सब कुछ पर्पल होती जा रही हैं। अब जो शेरिफ था वो जोआओ के ऊपर झुका और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए। इधर जो जोआओ था वो बहुत ही हॉरिबल पेन में था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की और थोड़ा बहुत जवाब देने की कोशिश की। लेकिन जो वो बता रहा था उसका कोई भी सेंस नहीं बन रहा था। उसने शेरिफ को बताया कि जब वो घर लौट रहा था तब किसी ने उसका पीछा किया और वो जल गया। अब शेरिफ उससे पूछ रहा था कि तुम्हें किसने जलाया है, लेकिन जोआओ ने कहा कि वो किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकता और उसे बिल्कुल भी पता है कि वो कैसे जला। अब शेरिफ तुरंत ही मारी के घर से बाहर निकला। वो जोआओ के घर की तरफ भागा, ये देखने के लिए कि आखिर वो किस चीज से जला होगा या उसके साथ क्या हुआ होगा। लेकिन उसने पाया कि जो जोआओ का घर है और उसके घर के रास्ते पर, वहां पर उसे कोई भी चीज नहीं मिली जिससे जोआओ को जलाया गया होगा या जिससे वो जल गया होगा। उसका घर पूरी तरह से सेफ था, वहां पर कुछ भी नहीं हुआ था और ना ही कोई अजीब सी चीज वहां पर दिख रही थी। अब शेरिफ लौटकर मारी के घर पर वापस आ गया। जब से जोआओ को सबसे पहले डर लगना शुरू हुआ था, तब से अभी तक करीब 45 मिनट्स हो चुके थे। इन 45 मिनट्स में ही वो पूरी तरह से पर्पल होता जा रहा था। उसकी हालत पहले से और ज्यादा खराब होती जा रही थी। अब लगभग उसकी पूरी बॉडी डार्क पर्पल हो चुकी थी। और अब एक और अजीब सी बात जोआओ के साथ होनी शुरू हुई। उसके शरीर पर बड़े बड़े छाले पड़ने लगे, स्पेशली उसके हाथों पर सबसे पहले छाले पड़े। उसके शरीर पर बड़ा सा छाला पड़ता था और उसके बाद वो फूट जाता था। और वो छाले इतने बड़े थे और इतनी बुरी तरीके से फूट रहे थे कि उसके हाथों की हड्डियां अंदर की दिखने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे जोआओ को गर्म पानी में उबाला जा रहा हो और उसका मांस पककर उसके शरीर से बाहर गिरता जा रहा हो। अब जब उसकी इतनी बुरी हालत डॉक्टर अरासी ने देखी तो उन्होंने कहा कि इसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अब क्योंकि उस समय की जो रोड्स थी वो कच्ची थी, बहुत ही अनइवन थी और रात को ट्रैवलिंग करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था, तो उन्हें पता था कि उसको बड़े किसी शहर के अस्पताल में वो नहीं ले जा सकते। उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसको एक लोकल हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। अब शेरिफ ने कहा कि मेरे पास एक गाड़ी है, मैं उसको लेकर आता हूँ और उसके बाद हम इसको लेकर जाएंगे। अब वो गाड़ी लेकर आया। डॉक्टर अरासी, शेरिफ और मारी, ये तीनों जोआओ को लेकर अब उस गाड़ी में बैठे। मारी ने एक नई चादर से अब अपने भाई को लपेट लिया था। अब शेरिफ ने गाड़ी चलाना शुरू की और अब वो हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहे थे। अब जो डॉक्टर अरासी था वो पीछे जोआओ के साथ बैठा हुआ था और उसने नोटिस किया कि जितनी बार ये जो गाड़ी थी किसी बम्प के ऊपर से निकलती थी, किसी गड्ढे के ऊपर से निकलती थी, तो जोआओ और ज्यादा जोर से चीखने लगता था। तब डॉक्टर ने देखा कि जितनी बार ये गाड़ी उछलती थी उतनी बार जोआओ की स्किन गल गल कर उसकी बॉडी से नीचे गिर जाती थी। और आप समझ ही सकते हैं कि उसके लिए ये सब कुछ कितना ज्यादा पेनफुल रहा होगा। फाइनली ये लोग लोकल हॉस्पिटल पहुंचे। किसी तरीके से वहां के स्टाफ ने इसको गाड़ी से बाहर निकाला और उसको एक प्राइवेट रूम में लेकर गए। उन्होंने वहां पर इसको एक बेड पर लिटाया, लेकिन उनको कोई भी आइडिया नहीं था कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। उन्होंने इस तरह की इंजरीज अपनी जिंदगी में पहले कभी भी नहीं देखी थी और उनको पता नहीं था कि कहां से शुरू करें। उन्हें पूरा अंदाजा था कि अब जोआओ जीवित नहीं रहेगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ तो उन्हें करना ही था। और सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि उसको बहुत सारी पेन किलर्स दे दी गई, जो कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, कम से कम उसको दर्द से छुटकारा मिल जाए।
उसको बहुत ज्यादा पेन किलर्स दी गई, लेकिन ये पेन किलर्स काम ही नहीं कर रही थी। एक तरह से कहा जाए तो जो जोआओ की बॉडी थी वो डीकम्पोज कर रही थी, जबकि अभी वो जीवित था। लेकिन धीरे धीरे उन पेन किलर्स ने काम करना शुरू किया। उन्होंने धीरे असर दिखाया, लेकिन असर दिखाया। फाइनली उसको इस हॉरिबल पेन से छुटकारा मिल गया। उसके शरीर से जो फ्लैश गल गल के गिर रहा था, अब इसका कम से कम उसे एहसास नहीं हो रहा था। फाइनली जोआओ उस बेड पर लेट गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जो कोई भी जोआओ को देख रहा था वो बहुत ज्यादा घबरा जा रहा था, क्योंकि जोआओ के शरीर से कई जगह से मांस लिटरली गायब था। एक तरह से वो एक स्केलेटन के रूप में उस हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। उसके अंदर की हड्डियों को नेकेड आई से देखा जा सकता था। अब क्योंकि डॉक्टर्स ने पेन किलर्स देकर उसको थोड़ा सा स्टेबल कर दिया था, तो फाइनली जो अरासी था, यानी कि उनके टाउन का जो डॉक्टर था जो इसके साथ यहाँ पर आया था, वो जोआओ के पास बैठ गया और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगा। और पहली बार अब जोआओ बोलने लायक हुआ। थोड़ा सा नॉर्मली अब वो बोल पा रहा था, क्योंकि वो बहुत ही हाई डोज पर था पेन किलर्स की, उसको थोड़ा सा आराम मिला था। तो अब अरासी ने उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने शुरू किए। उससे कहा कि तुम शुरू से बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अब जोआओ ने बताना शुरू किया कि किस तरह से वो फिशिंग के लिए गया था। उसके बाद वो घर वापस लौटा, उसका फ्रेंड वहां से चला गया, और उसके जाने के बाद उसको ये फीलिंग आने लगी कि कोई उसको वॉच कर रहा है। ये फीलिंग बहुत ज्यादा इंटेंस होती जा रही थी। फाइनली वो अपने घर पहुंच गया, वो विंडो से अंदर गया, लेकिन अंदर आने के बाद भी उसको शांति नहीं पड़ रही थी। उसको अभी भी ऐसा लग रहा था कि कोई उसको वॉच कर रहा है। फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो विंडो खोलेगा और बाहर देखेगा कि बाहर कौन है। जब जोआओ ने उस विंडो को खोला था और बाहर देखा था, तो उसने पाया था कि उसके घर के ठीक बाहर एक डार्क फिगर है, यानी कि कोई ना कोई वहां पर मौजूद था। और वो जो कोई भी था वो ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर, ऐसा लग रहा था कि हवा में मंडरा रहा है। और उस समय जोआओ ने साफ देखा था कि वो जो भी व्यक्ति है या जो भी जानवर है, वो सीधा जोआओ की तरफ देख रहा है, यानी कि उसको स्टेयर कर रहा है। और उसको देखने के बाद जोआओ ने अपने बचाव में अपने हाथ ऊपर कर लिए थे अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन उसी समय वो जो फिगर था, उसने एक तेज रोशनी जोआओ की तरफ मारी, यानी कि एक ब्राइट लाइट उसने जोआओ की तरफ फेंकी। ये जो लाइट थी, ये बहुत तेज जोआओ से आकर टकराई, जैसे कि उसने जोआओ को हिट किया। इस लाइट ने जोआओ के चेस्ट पर, उसके फेस पर, उसके हाथों पर बहुत जोर से हिट किया था। और इमीडिएटली जो जोआओ था वो अंधा जैसा अपने आप को महसूस करने लगा था। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड था। वो लाइट इतनी तेज थी कि उससे आंखें उसकी पूरी तरह से चौंधी आ गई थी। फिर थोड़ी देर के बाद उसने महसूस किया कि जैसे कि वो जल रहा हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे आग से कोई उसको जला रहा हो। और इसी कारण से उसने एक ब्लैंकेट उठाया और अपने चारों ओर लपेट लिया, अपने आप को उस आग से बचाने के लिए। एक नॉन एग्जिस्टेंट फायर शायद वहां पर मौजूद थी, जिससे जोआओ अपने आप को बचा रहा था। उसके बाद वो सीधा अपने घर से बाहर निकला और बाहर भागने लगा और बुरी तरीके से चीखने चिल्लाने लगा। फिर बाद में वो अपनी बहन मारी के घर की तरफ बढ़ा, लेकिन ये जो उसकी जलने वाली फीलिंग थी, ये जा ही नहीं रही थी, बल्कि और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। और उसके बाद उसकी स्किन धीरे धीरे नीचे गिरने लगी थी, जैसा कि सबने देखा था। अब डॉक्टर ने जोआओ से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि जिसने तुम्हारे साथ ये किया वो कौन होगा, किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया होगा। लेकिन जोआओ ने कहा कि जो कोई भी वो था वो इस दुनिया का नहीं था। और ये कहते ही जोआओ के चेहरे से, यानी कि उसके गाल से, एक बहुत बड़ा मांस का चंक निकला और नीचे गिर गया। और अब उसका पूरा का पूरा जबड़ा, उसके सारे दांत साफ साफ एक्सपोज हो रहे थे और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। इसी समय जोआओ ने एक नर्स से पानी मांगा, और इस समय अरासी बस वहां पर बैठा हुआ था जोआओ को देखता हुआ। अब नर्स ने जोआओ को पानी दिया। जोआओ किसी तरह से वो पानी पीने लगा, और अरासी उसको देखता जा रहा था। ये जो पानी था, ये जोआओ के मुंह के एक तरफ जो होल हो गया था मांस के गिर जाने से, उससे बाहर भी निकल रहा था, और किसी तरीके से जोआओ थोड़ा बहुत पानी पी पा रहा था। इसके बाद जोआओ वहीं पर लेटा रहा, और करीब 4 घंटों के बाद उसकी मौत हो गई। आज तक इस घटना का कोई भी ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं है। असल में जोआओ के साथ उस दिन क्या हुआ ये आज तक पता नहीं चल पाया है, जबकि साइंस इतनी ज्यादा तरक्की कर चुकी है। डॉक्टर्स ने उसकी डेथ रिपोर्ट में लिखा था कार्डियक अरेस्ट और जनरलाइज्ड बर्न्स। उनको कोई आइडिया ही नहीं था कि इसकी मौत को और क्या नाम दिया जाए। लेकिन जोआओ की फैमिली बिलीव करती है कि बॉय टाटा नाम का जो सरपेंट है, जो कि फॉरेस्ट में रहता है,
वो इसकी मौत के लिए जिम्मेदार था। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो इनके गांव के पास माइन थी जिसमें एक मॉन्स्टर रहा करता था, शायद वो बाहर आया और इसने इसके ऊपर अटैक किया। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसको बहुत ही हाई डोज दी गई थी रेडिएशन की, और इसी कारण से लोग ये बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट कोई सीक्रेट वेपन टेस्ट कर रही थी और उस टेस्टिंग के दौरान जोआओ उनका शिकार बना। हालांकि इस पर विश्वास करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं हुई थी कि इतनी हाई लेवल की रेडिएशन बीम बनाई जा सके और उससे हमला किया जा सके। और अगर वो ऐसा करेंगे भी तो एक ब्राजीलियन फार्मर जो अपने गांव में है उसको टारगेट क्यों करेंगे। लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि ये जो मिस्टीरियस लाइट थी, ये जो मिस्टीरियस रेज थी, इन्होंने ना सिर्फ जोआओ को निशाना बनाया, बल्कि 1970s तक, यानी कि जोआओ की मौत के करीब 30 साल बाद तक बहुत सारे लोगों को निशाना बनाया था। और इनको निशाना बनाया गया था नॉर्दर्न ब्राजील में। ये रिपोर्ट सामने आई कि आसमान से कोई लाइट नीचे उतरती थी, वो लोगों को निशाना बनाती थी, और जिसको भी हिट करती थी वो लोग धीरे धीरे पर्पल होने लगते थे, और धीरे धीरे उनकी स्किन उनकी बॉडी से नीचे गिरने लगती थी, और बाद में ऐसे सारे लोग मारे जाते थे। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, और बाद में ये थ्योरी सामने आई कि जो कोई भी इन लोगों को टारगेट कर रहा है, इन पर हमला कर रहा है, वो यूएफओ से कर रहा है, यानी कि उड़न तश्तरी से कर रहा है। और जब जो ने अपनी विंडो से बाहर देखा था और जब उसने पाया था कि कोई डार्क फिगर है जो कि आसमान में है, यानी कि जमीन पर नहीं था बल्कि जमीन से ऊपर था, वो असल में कोई यूएफओ थी, और उसी से ही जोआओ के ऊपर हमला किया गया था, वो रेस उसके ऊपर छोड़ी गई थी। बाद में इस केस की और उन सारे बाकी केसेस की मिलिट्री जांच की गई। ये मिलिट्री जांच की गई थी 1977 और 1978 में। इसको ऑपरेशन सॉसर का नाम दिया गया। लेकिन बाद में उनकी ऑफिशियल रिपोर्ट सामने आई कि इस बात का कोई भी एविडेंस नहीं है कि वहां पर कोई भी यूएफओ मौजूद थी और इनकी मौत में इसका कोई भी हाथ है। लेकिन आज भी वहां के लोग यूएफओ वाली थ्योरी पर ही विश्वास करते हैं, और उनका यही मानना है कि किसी यूएफओ ने ही जोआओ के ऊपर हमला किया था और उसकी मौत के लिए जिम्मेदार थी। तो ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, मिस्टीरियस लगी या नहीं लगी, मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसमें स्टोरी डालने का मोटिवेशन बढ़ता जाए मेरे अंदर, और मैं और भी डिस्टर्बिंग स्टोरीज आपके लिए लेकर आऊं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।